जो जनरल राजामणि के अपॉइंटमेंट को लेके जो क्वेश्चंस हैं वो नए नहीं हैं। इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान थे, वो भी मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं। उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है करियर की वो भी ऐसी ही रही है। क्वेश्चन बहुत उठ रहा है कि क्रिटिकल क्राइटेरिया है क्या सीडीएस के अपॉइंटमेंट का। जनरल चौहान का भी और जनरल राजा सुब्रमण्यम का वो सीवी लेके बैठते हैं बिल्कुल कि वो वीसीओएस थे, वो एक पूरी कमांड को लीड कर चुके, वो आर्मी कमांडर रह चुके हैं। उनके टाइम पे चेंजेस हुए उनकी कमांड में, उन्होंने वो एग्जीक्यूट कराया। पिछले भी आर्मी से रहे, उससे पहले भी आर्मी से। तो क्या ये अपॉइंटमेंट्स जो है वो एक डोमिनेटिंग आर्मी इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ नहीं पॉइंट आउट कर रहे? ये कहीं लिखा नहीं हुआ था, लेकिन एक ये हिंट दिया गया था कि देखिए शुरू के कुछ जो सीडीएस होंगे वो आर्मी से होंगे, और एक बार जब चीजें सेट हो जाएंगी, एक फ्लो आ जाएगा, उसके बाद में सर्विसेज को मिलेगा। मतलब नेवी से भी होगा, एयरफोर्स से भी होगा। एक बार जब थिएटराइजेशन हो जाएगा उसके बाद रोटेट करा देंगे। जो काम अभी हम पिछले 6 साल में नहीं कर पाए, 6.5 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि हमको थिएटराइज करना था। तो सीडीएस विल बी अ वेरी बिजी मैन। हमको उनको ज्वाइन करने देना चाहिए। उन्होंने अपने पिछले किसी मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि बड़ी मेरी इच्छा थी कि मेरे रहते थिएटराइजेशन हो जाए। जनरल राजा सुब्रमण्यम के कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन नहीं किया। हाँ, उनका कहना है कि प्रोसेस बेहतर कर दीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि देश के तीसरे सीडीएस के तौर पर अपॉइंट किए गए हैं। 31 मई से वो इस पोस्ट का चार्ज लेंगे। इनसे पहले जनरल बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान इस पोस्ट पर थे। 2019 में इस पोस्ट को बनाया गया था बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर ही। ऑब्जेक्टिव ये था कि तीनों फोर्सेस के बीच एक जॉइंटनेस हो, टुगेदरनेस हो, और ये जो सीडीएस होंगे वो एक मिलिट्री एडवाइजर की तरह काम करेंगे। जितने भी पुराने रिफॉर्म्स जो पेंडिंग है या कैसे रिफॉर्म किया जाए इन मिलिट्रीज में, उसमें मदद करेंगे। रिफॉर्म्स फिलहाल पेंडिंग है, जैसे कि थिएटराइजेशन वाला जो रिफॉर्म है वो पेंडिंग है अभी तक, लेकिन फिलहाल इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो नए सीडीएस अपॉइंट हुए हैं उनका सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहा है। उसी सिलेक्शन को लेकर आपको कई मिलिट्री एनालिस्ट जो है, रिटायर्ड जनरल्स जो हैं, वो अपने ओपिनियन पीसेस में कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो स्क्रूटनी डिमांड करता है। क्या क्या चर्चाएं चल रही हैं नए सीडीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर, आज के फौजी के एपिसोड में उन्हीं सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे। हेलो, मैं रिया हूं और मेरे साथ है निखिल, और शुरू करते हैं फौजी का एपिसोड। सबसे पहले जानेंगे सीडीएस एनएस राजा सुब्रमणि के बारे में। क्या उनका मिलिट्री एक्सपीरियंस रहा है और उनके अपॉइंटमेंट के? देखिए, उनके बारे में बहुत लोग जानते ही होंगे हमारे दोस्त, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब जनरल राजामणि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 47th वीसीओएस, और वहाँ इस पोस्ट पे आने के पहले वो सेंट्रल कमांड में जीओसी इंचार्ज थे। मतलब आर्मी कमांडर थे सेंट्रल कमांड के, जो लखनऊ में है। और इनके टेन्योर में ही सेंट्रल कमांड को एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड से निकाल के हमने कॉम्बेटाइज किया था। इससे पहले मतलब सेंट्रल कमांड को, क्योंकि एक्टिव कॉम्बैट में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से बड़े दिनों से वो नहीं काम कर रही थी। वहाँ पे यूनिट्स वहाँ पे आती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था, ट्रेनिंग वगैरह पे लोग ध्यान देते थे। लेकिन उनको ऐसा कोई एक एओआर दे करके, जैसे हमारे यहाँ डेडिकेटेड कमांड्स नॉर्दर्न कमांड में जो फॉर्मेशंस होती हैं, उनका एक सिंगुलर फोकस है कि आपको वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ देखना है, नॉर्थ में चीन की तरफ देखना है, और जे&के में इंसर्जेंसी। ईस्टर्न कमांड हमारी है, ईस्टर्न कमांड का काम है चीन का ध्यान रखना और नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को देखना। जो हमारी वेस्टर्न कमांड है या साउथ वेस्टर्न कमांड है, वो लोग इंटरनेशनल बॉर्डर के पार देखते हैं वेस्ट में। इस तरह से हमने बनाया हुआ है। तो ये एक्टिव कॉम्बैट कमांड्स हैं और उसी तरह इनको देखा जाता है। सेंट्रल कमांड में इस तरह से नहीं हो रहा था काम, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड थी। लेकिन फिर जब 2020 में चीन ने हमें सरप्राइज किया लद्दाख में, उसके बाद ये डिसीजन लिया गया था, मतलब एक थॉट प्रोसेस शुरू हुआ था कि हमें एक सेंट्रल कमांड को भी कॉम्पिटाइज करना चाहिए, ताकि जो हमारा ये मिडिल सेक्टर है आपके उत्तराखंड, उसमें आ गया। और उसके बाद तो फिर नेपाल चलता रहता है। फिर आप इधर जब पूरा नेपाल पूरा होगा तो इधर सिक्किम के ऊपर से फिर आपको चीन मिलेगा, जहाँ पे आप बॉर्डर शेयर करते हो। तो उनका था कि इस इलाके को भी हमको कॉम्पिटाइज करना चाहिए। तो जो सेंट्रल कमांड को कॉम्पिटाइज करना हुआ था वो जनरल राजामणि के रहते हुए, मतलब उनके जीओसी रहते हुए वहाँ पे हुआ था। तो इस तरह से इनका, और अभी जब ये सुपर एनुएट कर गए पिछले साल, ये रिटायर होने के बाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइजर थे, अभी भी उसी पद पर हैं। और अब मेरे ख्याल 9 मई को इनके नाम का ऐलान हुआ, 8 मई की शाम 9 मई की सुबह ऐलान हुआ था कि जनरल राजामणि अगले सीडीएस होंगे।
तो जो ओपिनियन पीसेस मैं पढ़ रही थी, चाहे वो प्रिंट में हो, एक्सप्रेस में हो, वो कह रहे हैं कि एलिजिडली ऐसा लग रहा है कि जो प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का वो यही नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट या फिर एनएसए के उसके थ्रू होके जाता है, क्योंकि इससे पहले सीडीएस अनिल चौहान थे, वो भी मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं NSCS और में, उनकी yes. जो ट्रेजेक्ट्री है करियर की वो भी ऐसी ही रही है जी. कि वो रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनको फिर सीडीएस बनाया गया। ये भी रिटायर्ड 3 रैंक ऑफिसर थे और इन्हें अभी जो है वो बनाया गया है सीडीएस। तो इससे एक क्वेश्चन बहुत उठ रहा है कि क्रिटिकल क्राइटेरिया है क्या सीडीएस के अपॉइंटमेंट का? देखिए वो अब ये इस बहस का कोई ऐसा क्लियर जवाब नहीं है ना? रिया, आप भी कभी इसके एग्जैक्ट आंसर तक नहीं पहुंच सकते। इसमें ये हो सकता है मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे सकता हूं लोगों के सामने और मैं ये बता सकता हूं कि अलग अलग पक्षों की राय क्या है। प्रॉब्लम स्टेट देखिए ये शुरू कहां से हुआ? 2019 में प्रधानमंत्री मोदी 15 अगस्त को कहते हैं लाल किले से झंडे वंदन के बाद में कि हम एक सीडीएस का पद रखेंगे और वो बहुत बहुत दिनों से ये डिसीजन पेंडिंग था क्योंकि कारगिल रिव्यू कमेटी जो थी, जो सुब्रमण्यम रिपोर्ट थी, डॉक्टर जयशंकर के फादर जो हैं के सुब्रमण्यम, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। उन्होंने उसमें तो मतलब वो लीड कर रहे थे टीम को और उनके साथ एक मतलब एक पैनल था। उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई उसकी जो अनुशंसाएं थी कि कारगिल में हम क्या बेहतर कर सकते थे, तो कुछ तो उसमें टैक्टिकल चीजें थी, कुछ उसमें स्ट्रेटेजिक थी और जो ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस के बारे में उन्होंने बात की। तो सुब्रमण्यम रिपोर्ट का संकेत देखिए, वो पूरी रिपोर्ट पब्लिक में नहीं आई है, उसके कुछ हिस्सों पर रिपोर्टिंग हुई है, वो अभी आप ये कह लीजिए डिक्लासिफाई नहीं हुई है, लेकिन उस रिपोर्ट का संकेत, उस रिपोर्ट का हिंट ऐसा था कि हमारे जो तीनों आर्म्स हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये साइलोस में लड़ रहे हैं और इसके फिर बहुत सारे उदाहरण भी कोट किए जाते हैं। कारगिल के बाद भी बहुत जगहों पर ऐसा देखने को मिला। तो उसका उन्होंने उत्तर दिया कि हमको एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन करना चाहिए जो कि परमानेंट चीफ हो, आपकी चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो होती है उसका, और हमको थिएटराइजेशन के बारे में सोचना चाहिए जैसा कि सारे ही मॉडर्न देशों ने, यूएस ने बहुत पहले किया था, अभी चीन में थिएटराइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता आया है। उन हर किसी को टाइम लगता है, चीन को भी लग गया, यूएस को भी बहुत लगा था। चीन ने प्रोसेस शुरू कर दिया था और वो आप ये कह लीजिए कि एक मैच्योर फेज में उनका थिएटराइजेशन प्रोसेस अब पहुंच चुका है, तो हमको भी करना चाहिए। अब उसके बाद की सरकारों ने बहुत हिम्मत नहीं की। फाइनली नरेंद्र मोदी आते हैं, उनके पास मैंडेट होता है, फुल मेजोरिटी की सरकार होती, वो कहते हैं मैं सीडीएस बनाऊंगा। तो बहुत खुश हुए, सब लोग बहुत खुश हुए कि फाइनली किसी गवर्नमेंट ने, उस डर से सरकार बाहर आई कि मतलब ये चलता था कि अगर सीडीएस का पोस्ट बना देंगे तो बहुत पावरफुल हो जाएगा, कभी कू हो, मतलब ऐसा आर्म फोर्सेस ने हिंदुस्तान में कभी ये कहने का मौका नहीं दिया, लेकिन एक वो थ्योरी चलती थी कि आपको एक बहुत मजबूत पद बनाना नहीं चाहिए जो सिविलियन गवर्नमेंट के लिए खतरा हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे, इस वजह से सीडीएस नहीं बन रहा था। नरेंद्र मोदी आते हैं, बना देते हैं और वो अपॉइंट करते हैं। उस अपॉइंटमेंट से बाय द वे सब लोग अग्री करते हैं। जब जनरल बिपिन रावत को बनाया गया, तो सबको लगा कि वो एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स की तरह उसको देखा गया कि यही होना था और यही जो हुआ वो सही था, उसका सबने स्वागत किया। उस एक्शन के किसी ने आलोचना नहीं की और बहुत उम्मीदें जनरल रावत से थी और वो बहुत एक्टिव थे अपने टाइम में। ये टूर ऑफ ड्यूटी का आइडिया उस टाइम, जो बाद में अग्निवीर हो गया, कुछ बन के बिगड़ के, उनके टेन्योर में शुरू हुआ था। थिएटराइजेशन और जॉइंटनेस को लेके वो लगातार प्रेस में बात करते थे, फोर्सेस में बात करते थे, लेकिन और ऐसा लगता था कि इनके रहते मतलब बहुत ही एक एम्बिशियस टारगेट था कि इनके रहते थिएटराइजेशन हो जाएगा, लेकिन जितना उनके पास मैंडेट था और जितने एक्टिव वो नजर आते थे कम से कम ऑब्जर्वर्स को, तो उनको लगता था कि कुछ आप ये कह लीजिए कि कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, और उसके बाद फिर एक अनिर्णय का समय आ जाता है सरकार के पास में। और मैं क्यों उसको अनिर्णय कह रहा हूं, और ये प्रोसेस हम समझेंगे तो हम जो जनरल राजामणि के अपॉइंटमेंट को लेके जो क्वेश्चंस हैं वो नए नहीं है। हम अगर जनरल रावत के जाने के बाद जो हुआ था उधर जाएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि अभी क्यों पूछा जा रहा है या जो पूछा जा रहा है ना। तो मैंने आपको बताया कि जनरल रावत के अपॉइंटमेंट से सभी सहमत थे। कोई एक देखिए, दो लोग तो हर किसी ना किसी चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम स्पॉट कर लेगा, लेकिन जिस तरह से जनरल रावत का अपॉइंटमेंट हुआ था उसमें किसी ने कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ नहीं स्पॉट की ना, ठीक है, लेकिन असमय उनकी मृत्यु हो गई। फिर ये हुआ, अब जब जनरल रावत को जब लाया जा रहा था तब ये
चलवाई गई है खबर मीडिया में कि देखिए ये एक ऐसा स्टेप था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद और थिएटराइजेशन का ये आइडिया, जिसको सालों साल आप देखिए कि सरकारों ने हिम्मत नहीं की और हुँ, फाइनली हम कर रहे हैं। और ये तो एक इस तरह का पद है जिसको एक दिन खाली नहीं रहना चाहिए था, जिसको हम 20 साल बाद कर रहे हैं। 99 में हम लड़ाई लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन हमको नुकसान भी बहुत होता है, हुँ, हमको बड़े टफ लेसन्स मिलते हैं। इसलिए हमने ये सब ज्ञान लिया था और हम बना रहे हैं 2020 में। तो कहा कि ये 20 साल का डिले है, नहीं होना चाहिए था। मतलब ये बताया जा रहा था कि कितना ज़रूरी है उस पद का होना, उस ऑफ़िस का होना, उस पर एक कॉम्पिटेंट व्यक्ति का बैठना। लेकिन जब हम देखते हैं जनरल रावत की मृत्यु हो जाती है, तो सरकार डिसाइड नहीं कर पाती है कि अगला सीडीएस सीरियस कौन कौन होगा। होगा? हुँ, एक ऑब्वियस चॉइस जनरल नरवणे थे क्योंकि वो हुँ, आर्मी चीफ थे और एक 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 जनरल विज़डम था कि क्योंकि तीनों सर्विसेज़ में सबसे बड़ी सर्विस जो है, जिसका आकार बड़ा है या जिसकी हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं दूसरे सर्विसेज़ को कुछ छोटा नहीं कह रहा हूँ, मैं एक एक जनरल बात जो चलती है उसको हाँ, स्टेट कर रहा हूँ। तो बनेंगे, लेकिन नहीं हुआ। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत की मृत्यु होती है और जून 2022 में हम एक नोटिफ़िकेशन देखते हैं कि सीडीएस के पद के लिए अब 2 बदलाव थे। एक तो एक 3 स्टार रैंक का हुँ, अफ़सर भी एलिजिबल होगा, है ना? इसका मतलब एयर मार्शल हो सकता है, लेफ्टिनेंट जनरल हो सकता है या रियर एडमिरल हो सकता रेवेन्यूज़। है। तो एक तो ये और दूसरा बदलाव ये लाया गया कि कोई रिटायर्ड ऑफ़िसर भी हो सकता है जिसको लाया जाए। हुँ, तो जब ये 2 चीज़ें तो आप एक देखिए एक तो आप 6 महीने का गैप है जिससे पता चला कि सरकार ने शायद जनरल रावत से आगे नहीं सोचा था। हुँ, जनरल रावत से आगे सोचने का क्या मतलब होता है, मैं उसको क्लियर कर दूँ ताकि लोग उसका यहाँ-वहाँ ना अलग लेके मतलब जाएँ। देखिए, ये एक ऑर्गनाइज़ेशन की कल्पना जब आप करते हैं, तब आप उस पद की कल्पना करते हैं, उसके दायित्व की कल्पना करते हैं, उस व्यक्ति की नहीं। हुँ, जैसे अभी मैं अवेलेबल नहीं था, तो आप फ़ौजी करती थी क्योंकि फ़ौजी को होना हुँ, है ना? वो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे दर्शकों के साथ में कि आपको हर हफ़्ते एक डिफेंस अपडेट मिलेगा। तो इसीलिए फिर कंटिंजेंसी प्लानिंग इसीलिए होती हुँ, है ना? और उसके लिए एक सिस्टम आपको रखना पड़ता है, मैं नहीं होऊँगा तो कौन, फिर आप नहीं होंगी तो कोई और करेगा, इस तरह से। तो इसी तरह से अपॉइंटमेंट्स को लेकर भी एक हमको एक चेन चाहिए होती है कि ये बिल्कुल जिसको कहते हैं सेरेंडिपिटी इसी तरह से काम करती है, हुँ, आपने नहीं सोचा वैसी घटना हो जाती है। तो हमने हमारा जो सरकार है, उसके हर स्तर पर हमने इस तरह की तैयारी की हुई है। हुँ, कि मान के चलिए हमारे शीर्ष पदों पर बैठे किसी व्यक्ति कोई अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिकल वजह है या कुदरत कुछ ऐसा करती है वो व्यक्ति नहीं रहता है, तो क्या होगा? तो हम सरप्राइज़ नहीं हो जाते हैं। हुँ, उसके लिए एक सक्सेशन प्लान होता है ना? जैसे आपने देखा होगा कि राजा के मरते ही जो उसका राजकुमार होता है या वही बन राजकुमारी जाती होती है, उसके साथ आ जाता है ना, लॉन्ग लिव द क्वीन हुँ, या लॉन्ग लिव द किंग लोग बोल देते हैं उस बच्चे के सामने खड़े होके। ऐसी कोई तैयारी हमारे पास में सीडीएस के पद के लिए नहीं थी, जब ये अनहोनी हुई। चलिए शुरू में कहा गया कि ये अब्रप्ट था, हुँ, किसी ने नहीं सोचा ये होगा। लेकिन फिर हमको 6 महीने लगे और 6 महीने के बाद भी हमने जिस तरह से सीडीएस के पोस्ट क की कल्पना की थी ओरिजिनल हुँ, कि एक 4 स्टार ऑफिसर होगा, इसका मतलब एक फुल जनरल होगा आर्मी से या एक एयर चीफ मार्शल होगा या एक एडमिरल होगा और उस व्यक्ति को हम लेंगे, है ना? और यही सोचा गया था भई अगर और कुछ नहीं लिखा है तो सर्विंग ही होगा क्योंकि बिल्कुल। वर्दी बेल्ट आदमी लगाता ही सर्विस में है। लेकिन फिर ये चेंजेस थे, तब वहाँ से एक ये डाउट पैदा हुआ कि क्या किसी एक स्पेसिफिक व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए इन रूल्स को इस तरह से चेंज किया गया। बिल्कुल। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपने क्योंकि पूछा था कि क्वेश्चन्स रेज़ हो रहे हैं, हुँ, तो क्या हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। अब उसके मैं मेरिट में नहीं जा सकता कि इस एग्ज़ाम में सच्चाई कितनी हुँ, थी। जनरल चौहान उस टाइम एनएससीएस में थे, एडवाइज़र थे। उनके नाम का ऐलान होता है और ये व्यवस्था बनाई गई थी कि अगर कोई 3 स्टार ऑफ़िसर आता है फ्रॉम हुँ, रिटायरमेंट, तो उसको एक फुल जनरल बना दिया जाएगा, एक 4 हुँ, स्टार रैंक उनको मिल जाएगा जब वो सीडीएस हो जाते हैं। तो इसलिए अब हम जनरल चौहान को ही इज़ अ फुल जनरल हुँ, अब। अब वो रिटायर हो रहे हैं और उनके रिटायरमेंट के बाद फिर जनरल राजा सुब्रमण्य की जब बात हो रही है, तो वो भी सेम ट्रैजेक्टरी में हैं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, हुँ, वो भी एनएससीएस में मिलिट्री एडवाइज़र हैं, अपने प्रेडेसेसर की तरह। तो वो जो सवाल पूछे जा रहे थे 2022 के जून में, वही सारे सवाल अभी पूछे जा रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर अगर होता, हुँ, है ना? क्योंकि अभी क्या है, एक हिंट मतलब सूर्योदय भास्कर का मैं आर्टिकल देख रहा था मैंने जनरल पनाग का आर्टिकल देखा। हुँ, उन्होंने कहा कि इससे एक देखिए प्रोसेस का होना एक चीज़ होती है रिया
और प्रोसेस का फेयर होना एक चीज होती है, और बिल्कुल। फेयरनेस एक ऐसी चीज है जो मेरे कहने से नहीं होगी। हुँ, हम फेयर है नहीं, ये हमारे दर्शक, ये कोई और बताएगा, तो हमको फेयरनेस दिखानी भी पड़ेगी कि, या हमको उस तरह से बिहेव करना पड़ेगा कि देखने वाले को लगे कि वी आर हुँ, फेयर। तो उस तर्क से ये कहा गया कि अभी का जो सिस्टम है उसको देख करके ऐसा दो चीजें जो सी उदय भास्कर अपने आर्टिकल में लिखते हैं, एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ है। उन्होंने पहली चीज ये कही कि इसको देख के एक तो ये लगता है कि एनएससीएस इज अ रूट, बिल्कुल। कि अगर आप हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में जो ये सिविलियन साइड है हुँ, उसका, एनएसए के नीचे जो सारी चीजें, अगर आप उस गोलबंदी में कहीं हैं तो इट कैन हेल्प यू टू बिकम अ सीडीएस, है ना? कोई इसका ये मतलब निकाल सकता है। और दूसरा ये भी निकाल सकता है कि शायद सरकार इस तरह से अब देखने लगी है कि हम एक 3 स्टार ऑफिसर को पहले लेंगे कहीं अपने सिविलियन सेटअप में, विल ग्रूम हिम का मतलब क्या होता है? देखना हुँ, कि उनमें जो भी क्वालिटीज़ सरकार चाह रही है वो उनमें वो है या है। नहीं, या कुछ क्वालिटीज़ की ज़रूरत है तो वो बाय दैट टाइम उनमें इम्पार्ट करना और फिर उनको अनाउंस करना। तो ये 2 एक एक जो मेजर आप ये कह लीजिए जो प्रश्न है वो यही है। ये एक साइड है। दूसरा साइड इस पूरी डिबेट का ये कहता है, ये उन्होंने जनरल चौहान के बारे में 2022 में कहा हुँ, और जनरल राजा सुब्रमण्य के बारे में अब 2026 में भी कह रहे हैं कि आप प्रोसेस में इतना उलझ क्यों रहे हैं? आप हुँ, ये बताइए कि जो ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, क्या वो कॉम्पिटेंट नहीं है? हुँ, तो वो फिर जनरल चौहान का भी और जनरल राजा सुब्रमण्य का वो सीवी लेके बैठते हैं बिल्कुल। कि वो वीसीओएस थे, वो एक पूरी कमांड को लीड कर चुके, वो आर्मी कमांडर रह चुके हैं। उनके टाइम पे चेंजेस हुए उनकी कमांड में, उन्होंने वो एग्ज़ीक्यूट कराया, ऑपरेशन सिंदूर में उनके पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। एंड सो और फिर ये भी एक है कि जित क्योंकि उनको थिएटराइज़ करना होगा, हुँ, ये कहा जा रहा है कि इनके टेन्योर में थिएटराइज़ेशन हो ही जाना है, हुँ, क्योंकि 65 तक सर्व करते हैं और 62 से चालू, मतलब 3 साल अगर उनको पूरे मिल गए, तो इससे ज़्यादा शायद सरकार नहीं वेट करना चाहेगी। तो इनके टेन्योर में होना है, या हुँ, इनके टेन्योर में चीज़ें लॉक तो पक्के से होंगी। तो जो समर्थक हैं इस फैसले के, वो ये कहते हैं कि देखिए इन्होंने सर्व किया है, हुँ, इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में सर्व किया है, इन्होंने नॉर्दर्न कमांड में इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही, सेंट्रल कमांड में रहे हैं। तो एक्सपीरियंस उनका उस तरह से गढ़वाल राइफल से आते हैं। गढ़वाल राइफल की एक बटालियन को कमांड भी कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके कमांड एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलग-अलग इलाके जो अलग-अलग चैलेंजेस हैं, इंडिया के टैक्टिकल और स्ट्रैटेजिक उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में वो हुँ, रहे हैं। कुछ एक्सपोज़र सिविलियन ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है उसका भी है। और वो एक्सपीरियंस भी उन्होंने जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, हुँ, उसमें लिया है। तो उनका कहना है कि इससे तो सीवी मज़बूत हुआ। हुँ, आपके पास आर्मी का एक्सपीरियंस है, आपने सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को काम करते हुए देखा और आपने देखा कि जो टॉप नॉच हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एजेंसी। है, वो काम कैसे करता है। तो उनका प्रश्न ये है कि ये सीवी को खराब कैसे कर रहा है, ये तो सीवी में ऐड कर ऐड रहा कर है। रहा है। तो आपको इसको ऐसे देखना चाहिए। इसीलिए जब आपने पूछा था कि क्या हुआ, तो मैंने कहा था कि देयर इज़ नो क्लियर आंसर, हुँ, क्योंकि इसमें 2 2 अलग-अलग राय हैं, है हुँ, ना? तो उनका एक पक्ष का कहना है कि एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जो फेयर दिखे, जिसमें कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी हो। प्रेडिक्टेबिलिटी हम इसीलिए चाहते हैं ताकि हर कोई समझ सके कि क्या हो रहा है हुँ, ना? दुश्मन के लिए प्रेडिक्टेबल नहीं होना है, हमको प्रोसेस में प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। लॉ में प्रेडिक्टेबिलिटी का वज़न होता है। एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए जिसमें मेरिट को का ध्यान रखा जाए, सीनियॉरिटी का ध्यान रखा जाए और वो एक सेट क्राइटेरिया हो। अभी क्या होता है, अभी लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक तक, हुँ, या जो 3 स्टार रैंक्स है हमारे बाकी 2 सर्विसेज़ में भी, वहाँ तक के आर्मी का, नेवी का, एयर फोर्स का अपना एक अप्रेज़ल सिस्टम होता है। जैसे आर्मी में अच्छे से बता सकता हूँ, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल तो सारे अफ़सर बनेंगे, हुँ, है ना? अनलेस वो कोई गलती करें, तो लेफ्टिनेंट कर्नल आप सब जाते हो। उसके बाद देयर इज़ अ कर्नल थ्रेशोल्ड। कर्नल थ्रेशोल्ड पे ये होता है रिया कि 75% ऑफिसर्स को रिटायर किया जाता है। हुँ, या ऐसे कह लीजिए आपके 25% ऑफिसर्स ही आगे जा सकते हैं ओके। और उसके लिए उनको बोर्ड निकालना पड़ता है। हुँ, इसके बाद मतलब बोर्ड नीचे भी निकाल रहे हो, लेकिन अब यहाँ से मैटर करेंगे चीज़ें। तो फिर कर्नल पे जो कर्नल थ्रेशोल्ड आएगा उस पे आपको बोर्ड निकालना पड़ेगा। बोर्ड में मतलब इट्स एन सॉर्ट ऑफ एन एग्ज़ाम, उसमें एक पैनल बैठता है, हुँ, उसमें आपके जो मार्क्स होते हैं, आपके जो ग्रेड्स होते हैं, वो सारे देखे जाते हैं। आपका जो कमांड एक्सपीरियंस रहा है, आपने किस तरह से क्या अचीव किया, क्या आपको कभी सज़ा हुई है, आपका हुँ, कंडक्ट कैसा रहा है ना? ये सारी चीज़ें देख और तब वो बोर्ड डिसाइड करता है कि क्या आप आगे जा सकते हैं। तो सिर्फ़ 25% अधिकारी जाएँगे
और इसके बाद एक बार आप कर्नल बने, फिर ऊपर जाना है, ब्रिगेडियर बनना है, मेजर जनरल बनना है, लेफ्टिनेंट, हर बार आप बोर्ड ही निकालोगे। तो बोर्ड निकलने में जितने बार आप बोर्ड निकालते हो, और अच्छा, हर स्टेप पे ऊपर जाने के लिए आपको ऐसा नहीं कि आप पीछे से जो सर्विस करते आ रहे हो सिर्फ उससे काम होगा, आपको सर्विस के साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, जैसे स्टाफ कॉलेज जाना होता है ना? या फिर आर्मी, यहाँ वॉर कॉलेज है मऊ, वहाँ जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्वालिफिकेशंस जमा, तो आपको फील्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, आपको स्कॉलरशिप चाहिए, और आपको बाकी टास्क पूरे करने होते हैं, और फिर आपको बोर्ड भी फेस करना है। जितनी बार आप बोर्ड निकालेंगे उतनी बार प्रमोशन होगा, जितनी बार प्रमोशन होगा उतनी बार टेन्योर बढ़ता है, अदरवाइज आप उसी रैंक पे you'll रिटायर, अगर नहीं निकलेगा तो। तो इस प्रोसेस को बाय एंड लार्ज, इस ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब बायस के इल्जाम नहीं लगते, बट बाय एंड लार्ज इसको फेयर माना जाता है ना? सुधार किसी भी चीज में हो सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल के ऊपर जो फुल जनरल्स, जो हमारे जो बड़े स्टाफ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, वीसीओएस हो गया आपका, या आर्मी चीफ हो गए, नेवी चीफ हो गए, एयर चीफ हो गए आपके, तो ये भी सरकार एक प्रोसेस के थ्रू ही करती है। हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट्स है, उसके पास में नाम जाते हैं। लेकिन उसमें एक, जिसको कहते हैं ना, एक डिग्री ऑफ डिस्क्रेशन है। जनरली सरकार ऐसा करती है कि जो सर्विस, मतलब जो सीनियरिटी है, उसके हिसाब से आर्मी चीफ या नेवी चीफ या एयर चीफ बना देती है। लेकिन इतिहास में ऐसा आधा दर्जन बार हुआ है कि सीनियरिटी को ओवरलुक भी किया गया है। तो वो इसीलिए वो आपके एक्सेप्शन माने जाएंगे, है ना? तीनों सर्विसेज में आप देखेंगे तो कभी-कभी ही ये होता है। तो क्योंकि उसमें एक डिस्क्रेशन है, तो उसको लेकर भी मतलब ये सुझाव आए हैं कि एक सेट क्राइटेरिया हो, है ना? ये हमें पता चले कि सरकार किसी एक नाम को क्यों एक्सेप्ट कर रही है या क्यों रिजेक्ट कर रही है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सर्विस चीफ्स को लेकर के या सीडीएस को लेकर कह रहे हैं। हमारे यहाँ जुडिशरी में भी डिस्क्रेशन है ना? अभी जो कोलेजियम सिस्टम है, उसकी आलोचना इसलिए होती है क्योंकि उसमें डिस्क्रेशन है ना? तो लोग चाहते हैं कि एक सेट पैरामीटर हो, हर किसी को मालूम हो कि कैसे काम हो रहा है, और तब स्क्वायर एंड फेयर तरीके से नियुक्ति हो। इसका मतलब ये नहीं कि जितनी नियुक्ति ये प्रोसेस आने के पहले हुई वो सब खराब थी, ये किसी ने नहीं कहा है। वो एक सुधार का स्कोप देखते हैं चीज़ों में। अच्छा, तो जैसे सीडीएस राजा सुब्रमणी जो बने हैं, उनका जो बैकग्राउंड है आर्मी से है। यस। तो पोस्ट बनाई गई थी जॉइंटनेस वाले ऑब्जेक्टिव से। तो कहीं पिछले भी आर्मी से रहे, उससे पहले भी आर्मी से, तो क्या ये अपॉइंटमेंट्स जो है वो एक डोमिनेटिंग आर्मी इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ नहीं पॉइंट आउट कर रही है कि हम बाकी फोर्सेस को मौका नहीं आलोचना दें? देखिए, इसमें भी 2 पक्ष है। मैं दोनों रख देता, देखिए आलोचना करने वाले तो रिया ये कहते हैं ये आर्मी भी नहीं है, ये इन्फेंट्री है। हाँ। तो क्योंकि आर्मी में भी मतलब बहुत सारे आर्म्स होते हैं। अब आर्मर्ड कोर है, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, बहुत कुछ है। वैसे ही बाकी सर्विसेज में भी होता है, बहुत सारे आर्म्स होते हैं। कॉम्बैट आर्म्स होते हैं, सर्विस आर्म्स होते हैं। तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि जॉइंटनेस का लक्ष्य था, और सीडीएस के पद पे बैठने वाले लोगों को उस चीज़ को रिफ्लेक्ट भी करना था। लेकिन मैं आपको ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पहला अपॉइंटमेंट था, वो होना था आर्मी से ही, है ना? क्योंकि आपको, और ये शुरुआत में एक मतलब ये कहीं लिखा नहीं हुआ था, लेकिन एक ये हिंट दिया गया था कि देखिए शुरू के कुछ जो सीडीएस होंगे वो आर्मी से होंगे, और एक बार जब चीज़ें सेट हो जाएँगी, एक फ्लो आ जाएगा, उसके बाद में सर्विसेज़ को मिलेगा। मतलब नेवी से भी होगा, आर्मी से भी, एयरफोर्स से भी होगा। तो ये कहा गया था, लेकिन फिर जैसे जनरल रावत अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए, उनके बाद जनरल चौहान आर्मी से थे, अभी राजा सुब्रमण्य भी आर्मी से हैं। अब ये कहा जा रहा है कि थिएटराइज़ेशन होने के बाद, एक बार जब थिएटराइज़ेशन हो जाएगा, उसके बाद रोटेट करा देंगे। तो फिर तीनों को मौका मिला जाएगा। फिर हाँ, बारी-बारी से। लेकिन जैसे जो ओरिजिनल प्लान था, ओरिजिनल प्लान कुछ और था। ओरिजिनल प्लान इस तरह का था कि जो देखिए 3 सर्विस चीफ्स होते हैं आपके, और 3 सर्विसेज़ हैं आपके पास, तो उसमें से जो आपको सबसे कॉम्पिटेंट ऑफिसर मिल रहा है, जो किसी भी सर्विस से हो सकता है वो। लेकिन क्योंकि हमने शुरुआत में भी कहा, क्योंकि सबसे बड़ी सर्विस आपकी, और हम ज़्यादा जूझ रहे हैं अपनी लैंड बॉर्डर्स पे, तो शुरू के तो आर्मी से होने थे। तो अभी ये जनरल राजा सुब्रमण्य आर्मी से क्यों है, ये आप ये कह लीजिए, ये ज़्यादा बड़ा प्रश्न उतना नहीं है। बाकी सर्विस में लोग इवन इफ दे आर कंप्लेनिंग, वो ये बात समझते हैं कि शुरुआत के कुछ सीडीएस होने थे आर्मी से, आने वाले समय में ही हो सकते हैं। अच्छा, इस अपॉइंटमेंट से जो ट्रेडिशनल हायरार्की है कि सर्विंग हमारे पास 4 रैंक ऑफिसर्स हैं, फिर भी रिटायर्ड ऑफिसर्स को प्रेफरेंस दी जा रही है,
उस पे इम्पैक्ट नहीं होगा कुछ? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए तीनों बेल्ट पहनने वाली सर्विसेज में डिसिप्लिन का बड़ा हुँ, रोल होता है, और ये चीज़ बहुत ही क्लियर है कि जो ऑफिसर हैं, जनरल राजा सुब्रमण्यम रिटायरमेंट में अभी हैं, सर्विसेज के हिसाब से आप देखेंगे, बट ही विल कम आउट ऑफ हिज रिटायरमेंट। हुँ, वो एक फुल जनरल बन के ही इस पोस्ट पे बैठने वाले हैं, ही विल बी अ फुल जनरल। और जो व्यवस्था बनाई गई है हमारे यहाँ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तहत, उसमें ये होगा कि जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होती है, जिसके अंदर तीनों चीफ बैठते हैं, हुँ, उसमें ये फर्स्ट अमंग इक्वल होते हैं, है हाँ, ना? उसके अध्यक्ष होते हैं हुँ, उस कमेटी के। तो एक अगर कमेटी में कोई प्रेज़िडेंट बैठाया गया है और वर्दी में बैठाया गया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो वैसे तो सबॉर्डिनेट है नहीं। हुँ, तीनों सर्विस चीफ्स को सबॉर्डिनेट टू सीडीएस नहीं बनाया गया है। इनको उनमें सबसे पहला बना दिया गया हुँ, है ना? उस तरह की हायरार्की है। तो वो बिल्कुल मुझे लगता है वो उनका जो मैंडेट है उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, जो चीज़ आप बोल रही हैं उस चीज़ को उससे एक असहजता लोगों के दिमाग में ज़रूर रहती हुँ, है कि आप अगर फुल जनरल्स को या फुल एयर चीफ मार्शल्स या एडमिरल्स को अगर प्रमोट करोगे तो शायद वो ज़्यादा सहज रहेगा, हाँ, है ना? जैसे मैंने कहा ना कि कोई एक बहुत ऐसा सेट तरीका नहीं, लेकिन सीनियॉरिटी के आधार पे तो सरकार ही करती जा रही थी। तो वो भी लेकिन एक ऐसी ही है कि मतलब वो सुधार का सजेशन है, लेकिन अब अभी ये चीज़ हो चुकी है। अभी हमको ये देखना है कि जनरल राजा सुब्रमण्यम जब अपना ऑफ़िस जॉइन करते हैं इस महीने की आखिरी तारीख को, तो जो मेन मुद्दा है अभी क्या है, अब इनके अपॉइंटमेंट को डिस्कस की हम कितना भी कर सकते हैं। हुँ, लेकिन अभी मेन मुद्दा ये है कि ये तो अपॉइंट हो गए, बिल्कुल, आ चुके हैं, उस दफ्तर को ये जॉइन करने वाले हैं, और अब इनके पास में 3 साल हैं पूरे। और जो काम अभी हम पिछले 6 साल में नहीं कर पाए, साढ़े हुँ, 6 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि हमको थिएटराइज़ करना था, हुँ, कमाल और है। थिएटराइज़ करने में दिक्कत हमको 2-3 दिक्कत हमको आ गई। एक हमारा चाइना के साथ में एक फेस ऑफ हो गया हमको, उसने बहुत डिस्टॉर्ट कर दिया और बहुत डिस्टर्ब कर दिया। हुँ, फिर ये छोटे-मोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को मैं वैसी घटना नहीं मानता जिससे हमारे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग पे कोई फ़र्क पड़े। लेकिन 2020 में जो ईस्टर्न लद्दाख में हुआ था, उस वजह से तो कुछ चीज़ें बिल्कुल डिफ़र हुई थी, है ना? थोड़ा ऑफ बैलेंस चले गए हम। अब हमें फ़ोकस उस बात पे रखना है कि हमारा जो जॉइंटनेस का प्लान था, वो एग्ज़ीक्यूट हो जाए। थिएटराइज़ेशन को लेकर के अलग-अलग विचार थे। हुँ, पहले चल रहा था कि एक बार में थिएटराइज़ करेंगे, फिर उसके बाद जब एयरफ़ोर्स की तरफ से थोड़ा पुशबैक आया, तब ये कहा गया कि नहीं, चलिए कुछ समय आपको मिल जाएगा। उस सजेशन में भी एक सजेशन जब लीक हुआ, लीक्स या रिपोर्टिंग होती है, हुँ, तो उसमें एक सजेशन ये आ गया था कि एक मैरीटाइम थिएटर कमांड होगा। मैं पुराने पुराने वाले की बात हुँ, कर रहा हूँ। एक मैरीटाइम थिएटर कमांड होगा, एक एयर डिफेंस कमांड होगा, है ना? एयर डिफेंस कमांड जाएगा एयरफ़ोर्स को, मैरीटाइम थिएटर कमांड जाएगा नेवी के किसी अधिकारी को, और ट्राई सर्विस एसेट्स पूरे उसमें चले जाएँगे, और ईस्ट वेस्ट के लिए हम थिएटर रखेंगे, और नॉर्दर्न कमांड को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हुँ, पूछा गया, भई नॉर्दर्न कमांड को आप क्यों डिस्टर्ब नहीं करेंगे? तो उस जवाब ये दिया गया कि देखिए नॉर्दर्न कमांड बड़ी एक्टिव है। तो उसमें फिर बाकी सर्विसेज़ का था कि आपको क्या लगता है कि बाकी 2 सर्विसेज़ की जो कमांड्स हैं उनमें से कौन नहीं एक्टिव है, या हुँ, कम एक्टिव कौन है? तो और ये भी कहा है कि अगर आप एक बार में एक एक्सेप्शन अगर आप क्रिएट करते हैं कि हम नॉर्दर्न कमांड, मतलब हम बेसिकली जो हमारा जे-एंड-के और ऊपर का पंजाब तक का जो इलाका है उसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहते। हुँ, तो अगर आप एक एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हो तो दूसरा एक्सेप्शन भी आप क्रिएट करोगे, और दूसरे के बाद फिर तो इट बिकम्स अ फुट इन अ डोर, हुँ, है ना? तो उन्होंने कहा कि करना है तो फिर धीरे-धीरे करते हैं। फिर अब एयरफ़ोर्स के रिज़र्वेशंस बिल्कुल थे कि हमारे एसेट्स का क्या होगा? एयरफ़ोर्स की शिकायत मैं पहले बहुत बार बोल ही चुका हूँ ये, कि हम स्ट्रैटेजिक वेपन्स का ध्यान रखते हैं। हम छोटी-छोटी जो टैक्टिकल बैटल्स है आर्मी की उसमें नहीं उलझना चाहते हैं, जैसा संदीप नितिन बताते थे हमको। तो इस तरह का विचार उनका रहता था। इस वजह से टलते, टलते, टलते आया। अभी सबसे रिसेंट में आप जाएँगे तो हुँ, उसमें ये आ रहा है कि अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सर्विसेज़ के लिए वो एक उनका मोराल बूस्ट करने वाली हुँ, चीज़ थी, लेकिन एयरफ़ोर्स को इससे काफ़ी राहत मिली। एक पब्लिक इमेजिनेशन जो है हिंदुस्तान में, सेना परसेप्शन को जो है, लेकर के, उसमें जैसे हम सैनिक बोल के हमारे दिमाग में सबसे आर्मी, पहले एक हरी वर्दी में सैनिक आता है, थल सेना का सैनिक आता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमने एक एक इट वाज़ अ गुड पीआर फॉर एयर फ़ोर्स, और उसमें ये हुआ कि देखिए वॉरियर नहीं, एयर वॉरियर भी होते हैं, हुँ, और अच्छा हुआ। हमारे बहुत सारे मतलब जो नागरिक हैं, जो स्टीरियोटिपिकल अंडरस्टैंडिंग जो सर्विस की रखते हैं, उनको ये भी समझ में आया कि देखिए वो लोग एयर वॉरियर्स भी बहुत काम आपका करते हैं। तो इससे क्या है, जब ये
इस तरह की चीजें डिस्कस हो रही होती है ना, कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है, इरशाद को थोड़ा या थोड़ा मुझे करना है। अब जब ये डिस्कशन चल रहा है उसमें से बीच में किसी को अगर प्रमोशन मिल जाए तो फिर वो उस डिस्कशन का माहौल चेंज होता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं और अभी ये सुनने को मिल रहा है कि बिल्कुल कमांड्स होंगे। एयर डिफेंस कमांड का क्या हो रहा है मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जैसे मैं स्नेश एलेक्स फिलिप्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उन्होंने लिखा है कि जयपुर में देयर विल बी अ थिएटर जो पाकिस्तान का ध्यान रखेगा, हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स का। लखनऊ में देयर विल बी अ थिएटर HQ जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स का। मे बी ये एक रीजन था जो सेंट्रल कमांड थी उसको कॉम्बिटाइज करने का। वहाँ पे HQ आएगा, उस कमांड का जो चाइना का ध्यान रखेगा, और ये एरोस्पेस के लिए भी एक कमांड की कल्पना की जा रही है। तो अभी चैलेंज ये है कि आगे जो रिफॉर्म्स पेंडिंग है आगे जो उनको रिफॉर्म्स पेंडिंग है उन पर ध्यान देना है, और हम बहुत देखिए CDS को काम बहुत सारे होते हैं। CDS को एक तो एक जो अभी तो उनको थिएटर, अभी तो पॉलिसी वाला बहुत सारा काम है, उनको तीनों को बैठा के समझाना है कि इसको कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उनको डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल पर बैठना होता है कि जो रक्षा खरीद हमको करनी पड़ती है, चाहे वो हम इंडिया से लें, चाहे हम बाहर से इंपोर्ट करें, DSC के थ्रू होता है। फिर आप देखेंगे 2020 में जब चाइना वाला मामला हुआ, उसके बाद में कुछ इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के पावर्स दिए गए, उसमें CDS का बड़ा से होता है। फिर वो मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट भी होते हैं, तो सरकार को अगर कुछ काम पड़ता है, उनको कुछ समझना है या उनको कुछ प्लान करना है, उसमें भी CDS को जाना होता है। तो CDS विल बी अ वेरी बिज़ी मैन। हमको उनको जॉइन करने देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि उसके बाद क्या चीज़ें किया कैसी होती हैं। जैसे जनरल चौहान का भी मैं इंटरव्यू पिछले उन्होंने कहाँ बोला है, मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने अपने पिछले किसी मीडिया इंटरैक्शन में कहा कि बड़ी मेरी इच्छा थी कि मेरे रहते थिएटराइज़ेशन हो जाए। लेकिन कुछ काम आते गए, कुछ अनफोर्सीन चीज़ें हो गई जिस वजह से उन्होंने कहा कि वी कुड नॉट डू इट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरा जो सक्सेसर आएगा उसके टेन्योर में ये हो जाएगा। तो हमारा मेन फ़ोकस अभी वो है कि चलिए एक ऑफ़िसर के ऊपर फ़ैसला ले लिया गया है। क्या वो प्रोसेस और अच्छा हो सकता है? आई से येस। क्या वो ऑफ़िसर अच्छा है? इसमें तो सभी लोग कह रहे हैं कि हाँ, सही है। किसी ने भी जनरल पनाग ने नहीं कहा या सी उदय भास्कर, किसी ने नहीं कहा, किसी ने जनरल राजा सुब्रमण्य के कॉम्पिटेंस को क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं नहीं किया। किया, हाँ वही, उनका कहना है कि प्रोसेस बेहतर कर दीजिए आप, बिल्कुल। है ना? या उनको एलिवेट कराते हुए लेके आते आप, सर्विस में से ही एलिवेट हो जाते। कुछ भी किया जा सकता था। तो अब उनको बैठना है अपने दफ्तर में और हमको देखना है कि जो हमारा थिएटराइज़ेशन अभी 20 साल से पेंडिंग है, 26 साल से पेंडिंग है, वो काम कहाँ जाता है रिया? बिल्कुल, तो सीडीएस के अपॉइंटमेंट को लेकर जितने भी सवाल थे, जितनी भी चर्चाएँ चल रही, जो भी डिबेट्स चल रही हैं दोनों साइड्स की, उन सारे सवालों के जवाब हमने फौजी के इस एपिसोड में जान लिए। आपको ये फौजी का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और अगर कुछ और सवाल हो, कुछ टॉपिक्स हो, तो कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर लिख के बताएँ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रिया एंड फ्रॉम देखिए, थैंक यू सो मच।